नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ। बागेश्वर जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने जिले के सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया है। आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं को प्रशासनिक कार्यों से अवगत कराना और उन्हें उनके भविष्य के लक्ष्य की ओर प्रेरित करना है। मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने बताया कि बालिकाओं को जिला स्तरीय कार्यालयों का कामकाज के बारे में जानकारी दी जा रही है। इससे उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि ये पहल उनके आत्मविश्वास और कौशल को बढ़ाने के लिए की गई है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि प्रशासनिक और सरकारी सेवाओं के क्षेत्र में भारी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। जिलाधिकारी ने सभी विद्यालयों में इस तरह के संवाद सत्र नियमित रूप से आयोजित करने के निर्देश भी दिए हैं। और इसका उद्देश्य ये है कि इसमें एक तो उनको एक्सपोजर विजिट भी कराया जाता है कि जिसमें किस तरह से हमारे जो सरकारी कार्यालय हैं, जैसे मतलब हमारा कलेक्ट्रेट है और किस तरीके से विकास भवन या पुलिस विभाग या डिस्ट्रिक्ट जज महोदय का जो कार्यालय होता है उसकी वर्किंग और फंक्शनिंग है, तो उसका एक एक्सपोजर विजिट होता है। साथ ही साथ उनके साथ हम लोगों का एक इंटरेक्टिव सेशन भी होता है जिसमें जो हमारी गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं जो दूर दराज के एरिया से आए होते हैं, तो उनके क्या क्या एस्पिरेशंस हैं। और इसमें हमारी जो लेडी ऑफिसर्स हैं जो ऑलरेडी कई सारी पोस्ट को हमारे डिस्ट्रिक्ट में होल्ड कर रही हैं, तो उनके साथ भी एक इंटरेक्टिव सेशन किया जाता है और उनके एस्पिरेशन को सुन के जो भी इनपुट होते हैं हमारे जो दिए जाते हैं। और इस एक्सपोजर विजिट से मैं आशा करता हूँ कि ज़रूर जो हमारी बालिकाएँ विभिन्न क्षेत्रों से दूरस्थ क्षेत्रों से यहाँ पर आई हैं वो उससे लाभान्वित होंगी। तो इसी तरह से लालकुआं दुग्ध संघ से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राज्यपाल के आदेश पर निर्भया नारायण सिंह और सहायक निदेश और तत्कालीन सामान्य प्रबंधन को वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। राज्यपाल के आदेश में बताया गया कि दुग्ध संघ लालकुआं में विभिन्न मतदाताओं में नियमावली 2017 के नियमों का उल्लंघन करते हुए लगभग 30 लाख रुपए की शासकीय क्षति हुई है। इस वित्तीय अनियमितता के कारण उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। इस मामले में वित्तीय अनियमितताओं की गहन जांच की जा रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि राज्य के वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। निलंबन के दौरान निर्भर नारायण सिंह को कोई और भत्ता तभी मिलेगा जब उसका वास्तविक खर्च होना प्रमाणित किया जाएगा। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण पर विधानसभा की प्रवर समिति की बैठक में अहम फैसले लिए गए, जहां बैठक के बाद शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी दी कि 2011 की जनसंख्या के आधार पर 2018 में हुए चुनाव की तर्ज पर ही इस बार के निकाय चुनाव भी होंगे। मंत्री ने बताया कि अब सरकार चुनाव करवाने की पूरी तैयारी में है और 10 नवंबर तक हाईकोर्ट में कार्यक्रम पेश कर दिया जाएगा। इसके साथ ही समिति का कार्यकाल जो है वो समाप्त होने वाला है और इसे आगे बढ़ाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध भी किया जाएगा। बैठक में ओबीसी आरक्षण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और जल्द ही चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप देने पर सहमति बनी। सरकार ने इस दिशा में तेजी से काम करते हुए 10 नवंबर तक अदालत में चुनाव संबंधी कार्य योजना पेश करने का वादा किया है। तो निकाय चुनाव की जो तैयारी है वो चल रही है, जहां 2018 की तर्ज पर ही चुनाव होना है। 2011 की जनसंख्या पर आधारित निकाय चुनाव जो है होने वाला है और ओबीसी आरक्षण पर सहमति होगी, जहां जल्द चुनाव होंगे। 2011 की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण होगा। देखिए, एक तो हमारे प्रवर समिति की जो बैठक अभी संपन्न हुई है उसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय समिति के माध्यम से वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि जो हमारा कमिटमेंट था कि हम चुनाव निकाय के कराएंगे, उसको लेके समिति ने भी आज अपना मंतव्य स्पष्ट किया कि 2011 की जनसंख्या के आधार पे
जिस प्रकार से 2018 का चुनाव हुआ था, उसी आधार पे हम लोग ये चुनाव भी कराएंगे। तो एक तो स्पष्ट हो कि चुनाव हम लोग अब कराने की स्थिति में हैं बहुत जल्द। जो मैंने अपनी पहले भी आपको बताया था कि नवंबर 10 तक हम अपना कार्यक्रम हाई कोर्ट में सबमिट करेंगे और तत्पश्चात हम जो प्रक्रियाएं पूरी करके चुनाव कराने की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा, प्रवर समिति चूँकि व्यापक एक विचार विमर्श कर रही है मुद्दे पे, वो है हमारा, जिस प्रकार से आप जानते हैं कि ये चाहे हमारा राजनीतिक हो, शैक्षणिक हो, सांस्कृतिक हो या अन्य जिस भी प्रकार के, इस पे हम व्यापक चर्चा अभी करने के लिए अभी हम समिति का कहना है कि अभी बैठ के और भी हम करेंगे, यानी कि उस पर और व्यापक चर्चा करेंगे। उसके समय को बढ़ाने के लिए हम माननीय अध्यक्ष विधानसभा से आग्रह करेंगे कि हमारा ये समय जो हमें अभी 8 तारीख समय समाप्त हो रहा है, उसका कार्यकाल बढ़ाया जाए। खबर जसपुर से है, जहां ग्राम कतियालवाल में एक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े हुई हत्या से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही एसपी अभय सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम कलियालवाला निवासी मंजीत सिंह पुत्र टहल सिंह को मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों ने उसे काम के बहाने नेशनल हाईवे पर बुलाया और गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई है। अभी हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मंजीत की मौत से उसके परिजनों में कोहराम मच गया है। मौके पर पहुंचे एसपी अभय सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। देहरादून के जिला पूर्ति अधिकारी के लाख दावे करने के बाद भी गैस की कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां शहर की हर एजेंसी गैस डिलीवरी करने वाले कर्मी पर हर एक सिलेंडर से 1 से 2 किलो गैस निकालकर आम जनता को सरेआम यानी कि सरेआम चूना लगा रहे हैं। आपको ये भी बताते चले कि केंद्र राज्य दोनों अलग अलग तरह की स्कीम आम जनता के लिए निकालती है, लेकिन देहरादून में वो दूसरे प्रदेश में आए गैस एजेंसी को उनके कार्य में करने वाले तथा कथित डिलीवरी मैन अब सवालों के घेरे में हैं। हम बात कर रहे हैं दून की सहसधारा स्थित नदा गैस सर्विस की, जहां पर कई गाड़ियां गैस की डिलीवरी के लिए लगी हुई हैं। प्रत्येक गाड़ी में 25 से 30 सिलेंडर डिलीवरी करने के लिए दिए जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि गैस गोडाउन से निकलने के बाद किसी सुनसान गली या जंगल की तरफ से ये पहले अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं, फिर हर गैस सिलेंडर से कम 1 से 2 किलो गैस निकाली जाती है। इस पूरी घटना की जानकारी लेने के लिए जब नंदा गैस एजेंसी के संचालन लोकेश उनियाल को कॉल किया गया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो आखिर इसका जवाब कौन देगा? क्या देहरादून की भोली भाली जनता को इसी तरह से गैस एजेंसी के द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देहरादून में जगह जगह पसरी गंदगी ने नदियों, जंगलों और इको सेंसिटिव जोन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। शहर में घर घर से कूड़ा उठाने और जगह जगह कूड़ेदान रखने का काम तो किया जा रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी धीमी है कि इसका असर साफ देखा जा रहा है, साफ नजर आ रहा है। निगम की सफाई व्यवस्था नाकाफी साबित हो रही है। कूड़ा प्रबंधन में देरी से गंदगी के ढेर शहर भर में फैले हुए हैं, जिससे जनता परेशान है। देहरादून में कूड़े का उठाना
2 से 3 दिनों में एक बार ही हो रहा है और कूड़ेदान तब तक खाली नहीं किए जाते जब तक वे पूरी तरह से भर नहीं जाते। इसके साथ ही नदियों में फैला कूड़ा भी एक बड़ी समस्या बन गया है। हाईकोर्ट में इस समस्या को सुलझाने के लिए कई निर्देश जारी किए, लेकिन नगर निगम की धीमी कार्रवाई के चलते स्थिति जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड ठोस कचरा प्रबंधन में देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है, जहां देहरादून में भी यही हाल है, जहां सफाई को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीण क्षेत्र से शहरी इलाकों में पलायन ने शहर पर दबाव और बढ़ा दिया है। देहरादून नगर निगम के ऊपर नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने निरीक्षण के बाद सफाई कंपनियों पर कार्रवाई की, लेकिन ठोस सुधार अब तक नहीं दिख रहा। देखिए, नगर क्षेत्र में लगातार सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। फिर भी कतिपय लोगों के द्वारा कर्मचारियों की बात न मान करके जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा करके जो पहले से जीबीबी पॉइंट है उस पर कूड़ा फेंका जा रहा है, उस पर भी सख्ती की जा रही है। व्यक्ति विशेष का भी चालान किया जा रहा है। सर्वप्रथम तो मेरा क्षेत्रीय लोगों से अनुरोध है कि वो अपने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए सहयोग प्रदान करें और जो गाड़ी घर घर कूड़ा उठाने के लिए आ रही कूड़ा उसी में दें। सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा ना फेंकें, जो कि एक दंडनीय अपराध भी है। इसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी और जुर्माना वगैरह भी ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध लगाया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टिहरी में मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी तनाव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट ने सूचना के अधिकार के तहत स्वास्थ्य विभाग से दस्तावेज प्राप्त किए हैं, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि टिहरी में मेडिकल कॉलेज अब तक स्वीकृत नहीं हुआ है, ना ही इसका कोई प्रस्ताव तैयार हुआ है। भट्ट और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक पर आरोप लगाया कि वो जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अगर सरकार मेडिकल कॉलेज खोलना चाहती है तो अब तक इसकी स्वीकृति मिल जानी चाहिए थी, लेकिन विधायक द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। वहीं टिहरी विधायक ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को उलझाने में लगी हुई है। विधायक का कहना है कि यदि कांग्रेस इस मुद्दे को सुलझाना चाहती तो मुख्यमंत्री से बात करती, ना कि इसे मीडिया में उठाती। अब मेडिकल कॉलेज का मुद्दा जो है वो गरमाने लगा है और आगामी पंचायत और नगर पंचायत चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। देखना होगा कि सरकार और विधायक कब तक मेडिकल कॉलेज को लेकर कोई ठोस कदम उठाते हैं। मैंने उनका बयान देखा नहीं है और दूसरी बात यह है कि उनको मुझे लगता है कि पूरी जानकारी भी नहीं होगी। तीसरी बात, मैं उनको धन्यवाद देता हूं जो इस पर बहुत विलम्ब से जागे हैं, क्योंकि ये 15 जुलाई को जो हमारे केंद्र में और जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हरियाणा के रहे हैं और इस देश के बहुत वरिष्ठतम नेता हैं मनोहर लाल खट्टर जी ने टीएचडीसी को ये आदेश किया है कि आप मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाइए और उसको फिर चलाने के लिए राज्य सरकार को हैंडओवर कर दीजिए। तो यहाँ कोई जो है वो विश्वकर्मा तो है नहीं कि फूंक मारेंगे और एक दिन में बन जाएगा। जहाँ 49 से लेकर के आज तक कुछ नहीं बना, उसमें जो हमारे साथी हैं उनकी भी कई बार सरकार रही है, एक बार तो रही नहीं है, कई बार रही है। तो मेडिकल कॉलेज का विषय जो है उसके ज़मीन का अभी उसका निर्धारण हो रहा है। कहा है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी टिहरी में मेडिकल कॉलेज की, उसको विलोपित कर दिया गया है। उसकी जगह ट्रामा सेंटर बनाने की 200 बेड की बात हुई है, क्योंकि एनएमसी के मानक हैं कि मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 220 बेड का एक अस्पताल चाहिए और उसी अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट किया जाएगा। तो 220 बेड का अस्पताल हमारे पास है नहीं, तो इसलिए सरकार ने, क्योंकि मेडिकल कॉलेज ये बना नहीं पा रहे हैं, इसलिए अब इन्होंने नया सिगोपा छोड़ दिया कि हम ट्रामा सेंटर बना रहे हैं।
हमारा राज्य और केंद्र सरकार से सवाल है कि क्या उत्तराखंड इसलिए बना था कि पहाड़ों में मेडिकल कॉलेज नहीं बनेंगे? सारे मेडिकल कॉलेज देहरादून और हरिद्वार में बनेंगे। अभी मुख्यमंत्री जी ने हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की या उसे संचालित करने की बात कही है। तो क्या टिहरी, उत्तरकाशी, इन जगहों में मेडिकल कॉलेज नहीं बनेगा? यहाँ के लोगों को क्या ज़रूरत नहीं है? तो हमारा विनम्र आग्रह है कि सरकार और सरकार की प्रतिनिधि, विधायक, मंत्री, सांसद ये क्लीन हैंड के साथ सामने आए और कम से कम टिहरी वालों के साथ छलावा न करें। वो साफ सुथरे लोग हैं, उनसे साफ बोलें कि हमने मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कर दिया है, और अगर मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कर दिया है तो हम बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि उसका शासनादेश तो जारी करें। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा तहसील अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सीलिंग की सरकारी भूमि पर प्रशासन ने कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीएम धामी के निर्देश के बाद सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने के उद्देश्य से ही कार्रवाई की जा रही है। किच्छा एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने कलकत्ता पुलिस चौकी से इस अभियान की शुरुआत की और ग्रामीणों ने प्रशासन की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। एसडीएम ने बताया कि शासन के निर्देशों पर तहसील के अंतर्गत सीलिंग की सरकारी भूमि की समीक्षा की जा रही है और जिलाधिकारी के निर्देश पर चिन्हित भूमि पर कब्जा लिया जा रहा है। हालांकि कुछ भूमि पर किसानों और प्रशासन के बीच कोर्ट में मामले जो है वो चल रहे हैं, जिस वजह से उन्हें इस कार्रवाई से फिलहाल बाहर रखा गया है। प्रशासनिक टीम ने लाल झंडे और पिलर लगाकर भूमि की हदबंदी भी की है। उम्मीद है कि आगामी 2 से 3 दिनों में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। देखिए, इस संदर्भ में शासन से निर्देश प्राप्त हुए थे कि जो भी सीलिंग इत्यादि की भूमि सरकार की थी, क्योंकि विभिन्न विकास परक योजनाओं के लिए आवश्यकता थी, इसलिए जो सीलिंग इत्यादि की भूमि थी उसका समीक्षा की जा रही थी। शासन के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ पे निर्देशित किया कि जो सीलिंग की भूमि है उस पर पुनः उसकी समीक्षा की जाए। उस क्रम में ग्राम चाचर की लगभग 21 हेक्टेयर भूमि में से 16 हेक्टेयर भूमि पर और पकपुर में लगभग 92 हेक्टेयर में से 67 एकड़ भूमि पर आज पुनः दखल की कार्रवाई की जा रही है। इसके ये कुल मिला के लगभग 207 एकड़ भूमि है, लगभग 1300 बीघे जमीन है, जिस पर आज सरकार अपना पूर्व दखल की कार्रवाई कर रही है। और 1984 में इसमें पूर्व में भी दखल लिया गया था, उसकी समीक्षा की जा रही है। कुछ भूमि जिसपे काश्तकारों का नाम था, यद्यपि वो सीलिंग की भूमि मूल रूप से थी, उसको छोड़ दिया गया है। उस पर अभी क्योंकि बात विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है, तो उस पर भी सरकार पैरवी कर रही है। तदुपरांत उस पर निर्णय लिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी की है। इस दौरान 9.40 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 20,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि डिजिटल तरीके से ट्रांसफ़र की गई। इसी कड़ी में उत्तराखंड के 7.98 लाख पात्र किसान परिवार को भी 159 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है। देहरादून की हाथी बड़कला में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। मंत्री जोशी ने कहा कि पीएम किसान योजना के तहत अब तक प्रदेश के किसानों को कुल 2,07,057.20 करोड़ की सहायता प्राप्त हुई है, जो उनकी आय दोगुनी करने में सहायक सिद्ध हो रही है। पीएम किसान योजना के तहत प्रत्येक किसान को सालाना 6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो 3 सम्मान किस्तों में किसानों के बैंक खातों में सीधे जमा की जाती है। ये योजना किसानों को आर्थिक आधार प्रदान और उनकी फसल उत्पादन में मदद करने के उद्देश्य से बनाई गई है। जनपद बागेश्वर के कपकोट थाना क्षेत्र में 100 के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ। कल देर रात करीब 8 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक स्कॉर्पियो कार गहरी खाई में गिर गई।
मौके पर पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम तुरंत पहुंची। हादसे में कार में सवार की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि अन्य 4 घायलों को कपकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। मृतक के परिजनों ने कपकोट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए इसे हत्या की साजिश बताया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर और घोटके ने भी संज्ञान लिया है और जांच की प्रक्रिया शुरू की है। कल रात्रि में हमें सूचना मिली कि लगभग 8:30-9 बजे के आसपास जो है लोहार खेत, बराड़ी लोहार खेत जो मार्ग है, सौम लोहार खेत, तो इसमें एक स्कॉर्पियो जो है ये खाई में जाने की वजह से एक्सीडेंट हो गया है और इसमें 5 लोगों के होने की सूचना मिली थी। इसमें शीघ्र ही स्थानीय लोग और पुलिस द्वारा जो है इसमें लोगों को रेस्क्यू किया गया था। इसमें एक डेथ हुई है और 3 लोगों को जो है वहाँ से CHC कपकोट से फिर बागेश्वर और बागेश्वर से हल्द्वानी रेफर किया गया है और एक व्यक्ति कल CHC कपकोट में ही प्राथमिक उपचार तक उसको वहीं से डिस्चार्ज दिया गया था। तो टोटल इसमें एक डेथ है और 4 इसमें इंजरीज हुई हैं 4 लोगों को। तो इसमें जो है पुलिस द्वारा पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर अग्रिम अंतिम संस्कार की कार्रवाई की जा रही है। इसमें डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट पुलिस द्वारा की जाएगी, पूरी मामले की जांच की जाएगी और डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट फाइल भी की जाएगी। इसके अलावा इंश्योरेंस संबंधी जो भी MACT को करनी होती है फॉर्मेलिटीज़, वो भी रिपोर्ट पुलिस की तरफ से प्रेषित की जाएगी और मामले की जांच करके कोई तहरीर प्राप्त होने के उपरांत या फिर बिना तहरीर के भी हम इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन जांच कर रहे हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई जांच के हिसाब से फिर की जाएगी। मेरा कहना यह है कि उसमें मतलब एक्सीडेंट नहीं है और जो भी है सोचे समझी चाल है, उसमें जो मर्डर है। हाँ, मेरा कहना इतना ही है कि मतलब पुलिस प्रशासन से, यहाँ की जो भी मतलब प्रशासन है उससे मेरा इतना कहना है कि उसकी मतलब जघन्य जांच होनी चाहिए और उसमें जो भी है अपराधी जो भी है उसकी मतलब कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। मतलब एक्सीडेंट हुआ जब तो गाड़ी में एक्सीडेंट में जितने भी लोग थे, मतलब एक ही आदमी का ऐसे मरा, उसमें और लोग कहाँ हैं उनकी जांच कीजिए। वो लोग है कहाँ पर, उनकी मेडिकल रिपोर्ट है कहाँ, वो है कहाँ पर अभी जो उनके उसके साथ में थे ना। मैं तो कह रहा हूँ वो मतलब सोची समझी चाल है उसका, वो एक जो है मर्डर है। मैं वहाँ पर खुद गया था, मैं कल रात में वहाँ पर गया, मैंने डेड बॉडी को देखी, उसमें मतलब पूरे नाखून लगे हैं, गले से ऊपर मतलब घाव है, मतलब नाखून के गले में नाखून के, उसके बाद उसमें कोई घाव नहीं है, बॉडी के अंदर कोई घाव नहीं है। मैंने सुबह विधायक जी भी आए थे वहाँ पर, सूर्य किला जी, मैंने वहाँ भी कहा अगर हमको प्रूफ करा दो। पहाड़ों की रानी मसूरी में नगर पालिका परिषद द्वारा अतिक्रमण और प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर मसूरी पिक्चर पैलेस से लंढौर बाजार तक कार्रवाई की गई। लेकिन लोगों ने पालिका प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई का विरोध किया। लोगों का कहना है कि नगर पालिका प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण और प्लास्टिक बैग को लेकर व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। वहीं पालिका कर्मचारियों द्वारा दुकानदारों से अभद्रता भी की जा रही है, जिसको लेकर व्यापारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के महामंत्री जगजीत कुकरेजा ने कहा कि मसूरी नगर पालिका द्वारा बिना व्यापारियों को सूचित किए मसूरी में प्लास्टिक बैग और अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका से आग्रह किया गया था कि कार्रवाई करने से पहले व्यापारियों को समय दिया जाए, जिससे व्यापारियों को जागरूक किया जा सके। उन्होंने कहा कि मसूरी में प्लास्टिक बैग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। ऐसे में कई लोग अभी भी प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। वो और अतिक्रमण को लेकर पहले से ही लोगों को अतिक्रमण हटाए जाने के निर्देश दिए गए, लेकिन कई लोगों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया है, जिसको लेकर उनको हटाने का काम जो है वो पालिका प्रशासन द्वारा किया जा रहा है।
जो है लंडौर बाज़ार में जो है नगर पालिका के द्वारा एक ड्राइव चलाया गया अतिक्रमण के लिए और पॉलीथीन के लिए, जिसमें हमारा ये कहना है कि ठीक है ड्राइव जो चलता है वो अब ठीक है नगर पालिका की एक नियमित कार्रवाई है, लेकिन ड्राइव चलाने से पहले व्यापारियों को अपने विश्वास में लेना चाहिए था। और जो तरीका जो नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा अपनाया गया वो बहुत ख़राब है। अभद्रता से दुकानदारों से बातें करी गई, व्यापारियों का शोषण करा गया और उनसे जो है बहुत बदतमीज़ी से बातें करी गई। कुछ महिला दुकानदार भी थी जिनके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से वहाँ पे बातचीत कर्मचारियों द्वारा करी गई, जिसका पूर्णतः विरोध व्यापार मंडल द्वारा करा गया। ठीक हमारा ये कहना है कि यदि आपको ड्राइव चलाना भी है तो उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित हो, उसके लिए पहले कम से कम एक समय व्यापारियों को दिया जाए और उनको पहले से बताया जाए और उसके बाद एक सूचना ड्राइव चलाया जाए। उसके बाद भी यदि कोई नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।